ठीक है। नमस्कार सभी बच्चों। सो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन आपकी फर्स्ट क्लास हो रही है आई थिंक। लास्ट टाइम मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था आपकी क्लास। यस। तो अब तक हमने वैसे 4 चैप्टर कर लिए हैं। रियल नंबर हो गया है आपका, एंड पॉलिनोमियल भी हो गया है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया है, एंड लीनियर लीनियर अलजेब्रा भी हो गया है, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर हमारे हो गए हैं। टुडे वी स्टार्ट द यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है। लेट्स स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। वेरी गुड। ओके। सो आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड एक्चुअली में यूक्लिड ज्योमेट्री नाम क्यों है इसके पहले रीजन देखो। रीजन ये है कि बिकॉज यूक्लिड इट इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। ये एक मैथमेटिशियन थे ग्रीक ग्रीक के। अभी अगर आपको याद हो, जब हम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे या फिर नंबर सिस्टम भी पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था एक। याद है? जैसे आपको शायद याद होगा, शायद आदर्श ने तो शायद मेरे को लगता है क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस समय। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, याद है या नहीं? यस ही, यस और नो? बच्चे सुन रहे हो मेरी आवाज? आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा याद है आपको? नो। नो? नो सर। जिसमें हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू तुम्हारा सॉरी डिवाइजर था इनटू डिविडेंड इनटू डिवाइजर प्लस उसके बाद रिमाइंडर हम जो होता है उसको ऐड करते हैं। याद आया कुछ नहीं? यस सर। यस। ठीक है। बेसिकली यूक्लिड क्या है? यूक्लिड इट इज द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन का नाम था, उसके ऊपर ये पढ़ा। ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं, अलग अलग अलजेब्रा में भी दिया है तो ज्योमेट्री में भी दिया है, तो जिस वजह से उनका नाम जो है यूक्लिड ज्योमेट्री, मतलब यूक्लिड के ने जो ज्योमेट्री दी थी उसी की बेसिस पे ये चैप्टर है पूरा। ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइंस एंड फिगर्स। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रक्चर जो भी आ रहा है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, जैसे को भी आप, अगर आप एक कोई गेट देख रहे हो, कोई टेबल देख रहे हो, कोई लैपटॉप देख रहे हो, कोई फोन देख रहे हो, वो सब के सब कोई ना कोई डायमेंशन तो होगी उसकी, है ना? यस और नो? भाई किसी की लेंथ भी है, किसी की विड्थ भी है, किसी का लाइक विड्थ के साथ साथ आपके हाइट भी है। ठीक है। तो सबके सब कहीं ना कोई चीज है जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर एक शेप है। ठीक है। जब हम शेप की बात करते हैं या शेप की स्टडी कर रहे होते हैं, वो सबके सब ज्योमेट्री कहलाता है। ज्योमेट्री मतलब स्टडी ऑफ द एनीथिंग एनीथिंग दैट यू कैन सी। उसके जो तुम देख पा रहे हो उसके स्ट्रक्चर की स्टडी जब हम करते हैं, उसके मेजरमेंट की जब स्टडी करते हैं, इट इज नोन एज अ ज्योमेट्री। ठीक है। तो ये सब ज्योमेट्री में आता है, यूक्लिड ज्योमेट्री, क्योंकि यूक्लिड ने इसका पोस्टुलेट दिया था। यूक्लिड ने अपनी जो धारणाएं थी या अपना जो उनका सोचने का तरीका था, या उन्होंने जो जो चीजें कैलकुलेट की, जो जो उस समय उन्होंने डिस्कवरीज की मैथमेटिक्स में, तो वो यूक्लिड के थ्रू जो दी गई उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है यूक्लिड ज्योमेट्री है। कंसेप्ट क्या क्या होंगे सर? पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट्स, लाइन, प्लेट, प्लेन और सरफेस क्या है, एक्सियम क्या होता है, पॉस्टुलेट क्या क्या है, थ्योरम्स क्या क्या है। ठीक है। पॉस्टुलेट वही जो उनको दिए हुए। एक्सियम क्या होता है कि एक्सियम, अच्छा एक्सियम कोई बता सकता है क्या चीज है? कभी सुना है एक्सियम वर्ड? एक्सियम जो होता है, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ एक्सियम क्या है। बेसिकली एक्सियम आपका जो होता है, जब कोई भी चीजें थियोरेटिकली चल रही होती, ठीक है, जब जिसको तुम प्रैक्टिकली तुम चीजों को नहीं बयां कर पाते, जिसको तुम एक अंदाजा लगा रहे होते हो, या जिसकी को तुम एक प्री कंसेप्शन बना देते हो, उसको हम एग्जाम कहते हैं। ठीक है। बेसिकली एग्जाम में आता है नंबर्स। नंबर्स की स्टडी हो गई, या एरे की स्टडी हो गई, या आपके सीरीज की स्टडी हो गई, वो सब के सब एग्जाम में आएगा। ठीक है। मैथमेटिक एग्जाम एक ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपना। ठीक है। तो एग्जाम आपका क्या कहलाता है? एक तरीके से जो पॉस्टुलेट्स हैं, जो आपके जो थ्योरेटिकली जो किसी ने दिए थे, जो किसी ने सैद्धांतिक रूप में जो दिए हैं, उसके बारे में स्टडी करना एग्जाम कहलाता है। ठीक है। उसके यस बाद सर। द एलिमेंट्स शेप्स ऑफ द ऑल्टर्स एंड द वेदिक्स इन द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में जो चल रहे थे, ठीक है, जैसे किसी ने आपने देखा होगा मंदिरों का शेप बड़ा ट्रायंगुलर शेप होता है। और देन बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। कैसे देखा सकते हैं, आपने चाक देखा होगा जिसमें आप आटा पीसते थे, वो बहुत सर्कुलर शेप में होता था। ठीक है। पवन चक्की होती थी, वो बड़ी बड़ी सी होती थी, गोल गोल में फैन लगे होते थे। या फिर एक होती थी जल चक्की। जल चक्की आप देखोगे पानी गिरता रहता था, धीरे धीरे एक बकेट टाइप की लगी होती थी, तो उसमें पानी वो रंग होता था, जैसे पानी गिरेगा तो वो घूमेगा, तो हर एक जगह एक बकेट लगी होती थी, तीन चार, जैसे जैसे कोल्हू भी कहते थे। कोल्हू में जो कंसेप्ट था, वही कंसेप्ट आपका जल चक्की में होता था।
जल चक्की में। तो पानी होता था, कोई पानी चल रहा है कंटिन्यूसली, अगर पानी बह रहा है तो उसमें पर एक व्हील लगा देते थे। व्हील में छोटे छोटे बकेट्स होते थे। तो जैसे पानी चलेगा तो व्हील, पानी जो व्हील के मतलब व्हील में जो बकेट लगी हैं उसके ऊपर जैसे पानी गिरेगा तो पानी के प्रेशर से या पानी का जैसे वेट आएगा तो वो नीचे घूम जाएगा। सेम चीज अब ऊपर वाली बाल्टी जो उसको रिप्लेस कर देगी। तो धीरे धीरे क्या आता है कि वो कंटिन्यूसली घूमना शुरू कर देगा। जैसे वो घूमेगा उसके थ्रू जो है लंबे लंबे मोटे मोटे से जो पत्थर होते थे वो घूमना शुरू कर देते थे। जब वो घूमते थे तो उसमें अनाज आप पीसते थे, जैसे आटा हो गया आपका, मतलब गेहूं पीस लिया आपने, मक्का पीस लिया आपने, राई हो गया, जौ हो गया, मिलेट्स वगैरह जो होते हैं आपके, सब उसमें तुम पीस लेते थे। तो उस समय बिजली तो थी नहीं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी इतनी थी नहीं, डेवलप हुआ नहीं था हर जगह। तो उस समय पानी से हम किस तरीके से यूज कर पा रहे थे, वही चीज। तो वे ये द एलिमेंट्स शेप्स ऑफ द ऑल्टर्स एंड द वेदिक्स इन एंशियंट इंडिया। पुरातत्व भारत, अगर भारत की बात करें हम, प्राचीन भारत में हम अगर बात करते हैं तो उसमें हम जो शेप यूज कर रहे थे, मैंने कहा बकट्स हो गई या पवन पंचक्की हो गई, पवन चक्की में जो ब्लेड्स लगे हैं इस तरीके से, वो सब के सब किस तरीके से बने, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कंसेप्ट होगा किसके पीछे कि ऐसा ही क्यों बनाना है। ठीक है। तो वही चीज के बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने एलजेब्रा में भी दिया था जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे थे। उन्होंने अलग अलग चीजें भी दी हैं, तो उसमें इसलिए इसको यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहा गया क्योंकि ये फिफ्थ जो स्टडी हम करेंगे वो यूक्लिड का दिया हुआ फिफ्थ पोस्टुलेट, मतलब पांचवा जो उनका सिद्धांत था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पोस्टुलेट क्या क्या दिए हैं इन्होंने, पढ़ लीजिए। उसमें पांच पोस्टुलेट में क्या क्या है। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सिंपल सी बात, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, तो ए पॉइंट से टू पॉइंट तक, मतलब ए से लेकर बी तक हम कोई भी लाइन ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन वो ड्राइंग केवल एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है। वही करेंगे, स्ट्रेट लाइन लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से लेकर अगर दूसरे पॉइंट को टच करें तो केवल एक लाइन ही ड्रॉ कर पाओगे उसमें। ठीक है। करने के लिए मैक्सिमम और भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो हो जाएगी, क्या है वर्ड यूज किया हुआ है, देखो ये वाला वर्ड जो है ये है स्ट्रेट वर्ड। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि दो पॉइंट को केवल एक ही लाइन टच करके जा सकती है। ऐसे तुम कर्व में बनाना चाहो तो बहुत बनेंगे, ठीक है, इधर से भी तुम ऐसे ले लो, इधर से भी तुम ऐसे ले लो, ठीक है, बहुत सारी। लेकिन उनको टच जो करेगी, केवल अगर बात करते हैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग कर रहे हैं तो दो पॉइंट को जो टच करेगी केवल एक स्ट्रेट लाइन ही टच करके जा सकती है। ये उसके इनके पॉस्टुलेट थे। ठीक है। कर्व लाइन की बात नहीं कर रहा। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहला उन्होंने कहा कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द अदर पॉइंट। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में केवल एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। यस और नो, क्लियर हुआ पहला पॉइंट? सर। यस और नो? नो सर। यस। अच्छा, ठीक है। ए टर्मिनेट लाइन, टर्मिनेट लाइन का मतलब क्या हुआ था? टर्मिनेट वर्ड से कोई बता सकता है? यशी आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? मैंने आपको बताया था जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सॉरी, नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो एक टर्मिनेटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म बताया था मैंने आपको, अगर याद हो तो आपको, जब हम इरेशनल नंबर और नॉन इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जब पढ़ रहे थे। तो सर कैन यू टेल मी? टर्मिनेटिंग वो होता है जो बार बार रिपीट हो, ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो सेम सर नंबर जो बार बार रिपीट हो। नहीं नहीं, टर्मिनेटिंग का मतलब तो ये हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? सर वो रिपीट नहीं होंगे। जो रिपीट नहीं हो रहे। बच्चे यहाँ पे ना दोनों, आपने जो बोला है वो थोड़ा उल्टा बोल दिया, याद रखो। टर्मिनेट का मतलब होता है चीजों को खत्म हो जाना। ठीक है। जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, वो तो टर्मिनेटिंग में आएंगे। टर्मिनेट का मतलब वो खत्म हो जाएंगे बेसिकली, अगर ये देखो जाओ। ठीक है। यहाँ पे रिपीटिंग की बात नहीं कर रहे, रिपीट का, सॉरी, रिपीट का जो कंसेप्ट है वही गलत है। जो हमने दोनों ने बोला है, वो रिपीटिंग वाला तो कंसेप्ट यूज ही नहीं करना हमें। रिपीटिंग वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात आ रही है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कोई चीज अगर खत्म हो रही है। मान लिया मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अपनी क्लास में केवल 10 बच्चे उठाने हैं। ठीक है। तो आपके पास फिक्स नंबर है, लिमिट है कि आपको 1 to लेकर 10 तक बच्चे काउंट करने हैं। ठीक है। मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप कितने भी बच्चे उठा के ले आओ अपने क्लास के, मतलब उठाने का मतलब है लाइक कलेक्शन करना है आपको, ठीक है, असेंबली में ग्राउंड में आपको कलेक्ट करना है। तो आपके पास लिमिट नहीं है, आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है, आप सारे सारे बच्चों को भी लेके आ सकते हो। ठीक है। तो जब सारे बच्चे लेके आ रहे हो तो नॉन टर्मिनेटिंग था क्योंकि उसमें कोई टर्म फिक्स ही नहीं थी। लेकिन वेन आई सेड कि आपको कलेक्ट करने हैं 10 बच्चे, 1 to लेकर 10 तक, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ 10 बच्चे या 20 बच्चे या 30 बच्चे, देन यू हैव द फिक्स लाइन। ये आपको टर्मिनेट कर दिया मैंने कि आपको 30 बच्चे से ज्यादा लेके नहीं आना, या 20 बच्चे से या 10 बच्चे से। जब भी मैं कोई चीज को खत्म कर रहा हूं, कि मैं बोल रहा हूं आपको लिमिट सेट कर दिया मैंने आपको कि इतने बच्चे आपको कैलकुलेट करने हैं या इतने बच्चे काउंट करने हैं, दैट्स मीन वो टर्मिनेट हो गया, वो टर्म वहां पे खत्म हो गया, उससे आगे नहीं बढ़ेगा।
ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, टर्मिनेटिंग लाइन का मतलब है जो चीज खत्म हो रही है। अब लाइन की बात आ गई तो लाइन जो खत्म हो रही है। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट देखो, जो टर्मिनेटिंग लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो लाइन आ गई उसके आगे नहीं बढ़ी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? बताओ। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कोई लाइन अगर आ गई, उसके बाद अगर वो आगे लाइन नहीं बढ़ी, मतलब ए पॉइंट से ड्रॉइन की और बी पॉइंट तक चली गई, उसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। एग्जैक्टली, दैट इज नॉन इज द लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या? एक सेगमेंट का मतलब देखो, वर्ड्स का मीनिंग जब आपको पता होगा ना, तो यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट इजीली। ठीक है। तुम चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे बहुत क्लियरिटी के साथ। इसलिए हर एक वर्ड को अगर इजीली पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। मैथ्स जो है पढ़ने की चीज है। लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स बस करके देख लो। करना तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन जब तक तुम उसको समझोगे नहीं तो उसको करोगे कैसे? लेकिन एक बार अगर कंसेप्ट दिमाग में आ गया, फिर तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से कोई पूछ ले, आप कर सकते हो इजीली। ठीक है। तो सेगमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट। ठीक है। किसी भी चीज का टुकड़ा जो होता है उसको कहते हैं सेगमेंट। जब लाइन लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई लाइन जो बहुत चल रही थी लेकिन हमने उसका एक छोटा टुकड़ा ले लिया A to B तक, तो वो लाइन सेगमेंट हो गया। अब सेगमेंट का मतलब वो खत्म हो रहा है। ठीक है। अभी मैंने बात है टर्मिनेटिंग लाइन। टर्मिनेटिंग लाइन का मतलब जो लाइन खत्म हो रही है A पॉइंट से B पॉइंट। अच्छा, जो लाइन खत्म नहीं हो रही होती उसे क्या बोलते हैं, बताना। कोई बता सकता है? आदर्श या यशी में से कोई बता सकता है कि जो लाइन ये तो खत्म हो गई A to B, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ए से लेकर वो इन्फिनिटी तक चल रही है लाइन, उसे क्या बोलोगे आप? कोई भी बताओ। यशी आप बताओ, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। बताइए क्या क्या बोलते हैं उसको। लाइन सेगमेंट आपने बिल्कुल सही बताया कि ए पॉइंट से 2 पॉइंट, ए कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। लेकिन एक लाइन जो एक शुरू तो हुई लेकिन वो खत्म नहीं हुई, इसे क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, बट कहाँ पर? मान लिया उसका एंड ही नहीं है। मैंने कहा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वो कभी खत्म ही नहीं हो रही, मैं तो बोल रहा हूँ उसको वो चलती जा रही है, मेरा कॉपी खत्म हो गई लेकिन वो लाइन तब भी आगे जा रही थी, तो उसे क्या बोलेंगे? पढ़ा तो होगा, सबने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं नहीं पढ़ा होगा। इफ यू आर इन 9th क्लास तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि वो लाइन को क्या बोलते हैं। उस लाइन को बोलते हैं रे। याद आया? यस सर। रे क्यों बोलते हैं? रे के पीछे रीजन है, क्योंकि देखो आपने देखा सन रे है, सन से को रेज निकलती है, वो कभी खत्म होती हैं? नो सर। इसलिए उनको रे कहा गया है। रे का मतलब है कि लाइन जो शुरू तो हुई सोर्स से निकली तो सही, लेकिन सोर्स क्या तो कभी खत्म नहीं हुई। तभी आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, मैं आपको अगर दिखाता हूँ ड्रॉ करके, लाइक कैसे काम नहीं कर रहा है? अच्छा, जब आपने आपने देखा होगा कि आप एक एरो बनाते हो, उसके ऊपर आपने एक मतलब एक पॉइंट लिया आपने, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक पॉइंट सा बना दिया, देखा होगा आपने, है ना? देखा है या नहीं देखा? यस सर। तो वो क्या होता है बेसिकली, जिसमें एरो होता है, जिसमें ऐसा वाला साइन लगा होता है, वो आपका कहलाता है रे। ठीक है। उसका मतलब ये है कि वो जब एरो साइन लगा रहे हो 10 मिनट वो जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, उसको कोई पॉइंट नहीं है, तो उसे हम रे कहते हैं। ठीक है। दो चीज कंसेप्ट क्लियर हो गए ना आपके? यस और नो? यस। ठीक। नेक्स्ट यस। द फर्दर इज ए सर्किल में बी डिस्क्राइब विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब देखो सर्किल को कैसे डिस्क्राइब कर, आपको क्या चीज बोलते हैं? मान लिया मैं आपसे बोलता हूँ कि आपका जो कॉइन है वो कौन सी शेप का है, अब बताओ। आपके जो कॉइन है, 10 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, या आपके पास 1 रुपीज का कॉइन है, जो कॉइन है आपके पास वो कौन सा, उसका शेप क्या होता है, कोई बता सकता है? बताओ। सर सर्कल में। वेरी गुड। अच्छा, बैंगल्स का जो शेप होता है उसे क्या बोलेंगे आप? सर किस चीज का? बैंगल्स, चूड़ियां जो होती हैं। ओ सर उसका भी सर्कल ही होता है। हाँ वेरी गुड, सर्किल ही होता है। लेकिन अच्छा, अब से सर्किल क्यों बोला आपने, पहले ये बताओ मुझे।
आदर्श आप बताओ, सर्किल क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि सर वो गोल होती है। वेरी गुड। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, गोल होती है। लेकिन गोल सारी चीजें, अगर हमें बात करूं क्या, लाइक कॉस्को की बॉल होती है, जो बॉल होती है क्रिकेट बॉल होती है, तो क्रिकेट बॉल क्या वो सर्किल होती है? एम आई रिपीटिंग? यशी शायद मेरे ख्याल से बीच में 3D डिस्कनेक्ट हो सर्कल गई। होती है वो। सर्किल होती है, यस और नो? यस सर। ओके, जैसे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, द क्रिकेट बॉल होती है जो, क्या वो सर्किल कहेंगे उसको या नहीं कहेंगे? सर कहेंगे। कहेंगे। देखो यही चीज थोड़ा समझने वाली बात है। सर वो बेंगल्स थ्री डी ने कहा। सर्कल होती है। जी। सर वो 3D सर्कल होती है। 3D सर्किल कह सकते हो। एंड यू कैन जस्ट यूज द पर्टिकुलर वर्ड फॉर दिस। स्पेयर उसको बोलते हैं हम, जिसको गोला कहते हैं, गोला है ना, हिंदी में गोला कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्पेयर कहते हैं, ठीक है, स्पेयर। यस। स्पेयर 3D है, बिल्कुल कह सकते हो सर्किल, लेकिन सर्किल इन द 3D फॉर्म। ठीक है। बट सर्किल में कंडीशन है, सर्किल की कंडीशन क्या है कि उसकी एक सरकमफ्रेंस होती है, उसके पास एक रेडियस होती है, और उसके पास एक सेंटर होता है। बस सरकमफ्रेंस है मतलब पर्टिकुलर कोई ना कोई तो बाउंड्री होगी होगी उसकी ना, बाउंड्री तो सबकी है। बट जब सर्किल की बात करें, सर्किल में दो चीज इंपॉर्टेंट है, उसका एक तो सेंटर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक उसका रेडियस, रेडियस का मतलब सेंटर से लेकर आउटर सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है। सबको पता होगा, होपफुली सबको जानते हैं कि रेडियस क्या होता है। तो यही ये वाली जो पोस्टुलेट था, ये यूक्लिड ने दिया था, उसने कहा था कि सर्किल कब होगा, एक सर्किल तब होगा, सर्किल में बी डिस्क्राइब विद एनी सेंटर, एनी रेडियस, ठीक है, जिसके पास कोई ना कोई सेंटर भी है और कोई ना कोई क्या उसके रेडियस भी है, यस और नो? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? किसी भी चीज को सर्किल हम तभी कहेंगे जब उसके पास कोई ना कोई केंद्र बिंदु भी है और उसके पास कोई ना कोई त्रिज्या भी है, ठीक है, हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं रेडियस में, एंड सेंटर को आपको केंद्र कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा चीज, ठीक है। तो दो चीज हमेशा याद रखना, सर्किल तभी सर्किल कहलाएगा जब उसके पास कोई सेंटर है और कोई ना कोई उसके पास रेडियस है। ओके, ठीक है ना। द फोर्थ वन, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल इन वन अदर, टू वन अनदर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। राइट एंगल, जब भी राइट एंगल की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है, कोई बताओ, दोनों में से बताओ मुझे आप। आदर्श बताओ, राइट एंगल की जब भी हम बात करें तो क्या दिमाग में आता है आपके? यशी आप बताइए, बताओ बताओ या आदर्श, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज। सर 90 डिग्री के जो एंगल है। एग्जैक्टली exactly। यशी, समझ में आया कि क्या ये तो पता ही होगा आपको, राइट एंगल्स की जब भी हम बात करें तो आपको पता है, जब भी आपके दिमाग में राइट एंगल, आप जब भी कान में सुनोगे तो वो आपके दिमाग में यही आएगा, 90 के एंगल। ठीक है। तो इट्स यस। ऑब्वियस कि जहां भी राइट एंगल आ रहा है तो उसका मतलब वो हमेशा राइट एंगल 90 का ही होगा, यस और नो? यस। यस सर। यस हाँ, तो सर। यही चीज है, वो यही चीज कह रहे हैं कि इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं कही कहा उन्होंने, लेकिन ये चीज उन्होंने प्रूफ की थी, उन्होंने बताया था कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल इन वन अनदर। तो भाई सीधी बात है, मैं कहीं भी राइट एंगल की बात करूं, मैं अपने गेट पे राइट एंगल की बात करूं, मैं अपनी सीढ़ियों पे राइट एंगल की बात करता हूं, मैं अपने लाइक क्या बोलते हैं उसको, फिगर्स अगर मैं बना रहा हूँ, ड्राइंग अगर मैं बना रहा हूँ, या मैं दीवार कहीं खड़ी कर रहा हूँ, तो मैं राइट एंगल देखता हूँ नहीं देखता? अभी आपने देखा होगा, आपने कभी भी जो कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखा है आप लोगों ने, घर बनते हुए देखा है? यस यस सर। सर। तो आपने सबने देखा होगा कि जब सीढ़ियां बनती है तो गुनिया यूज करते हैं, एक प्लेट होती है लोहे की, या फिर लकड़ी का कारपेंटर का काम देखा होगा आपने, तो एक लकड़ी की प्लेट सी होती है, एक ऐसी प्लेट होती है एल शेप में, देखा? एल शेप की यस प्लेट होती है, सर। देखा है ना? यस सर। उसको बोलते हैं हिंदी में गुनिया, इंग्लिश में आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली वर्ड क्या है उसके लिए, ठीक है, बट हिंदी में उसको गुनिया बोलते हैं। तो बेसिकली उस गुनिया का मतलब क्या, गुनिया का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए वो चेक करता है, जब आपको किसी भी प्लेस पे लगाते हो, लाइक मान लिया ये कोई फेस है, तो उसको इस तरह से प्लेस करोगे तो वो बता देगा, अगर यहाँ पे हल्का सा गैप है तो बता देगा ये चीज टेढ़ी है, मतलब ये टेढ़ी है, तो उसको सीधा करने की, तो वो जब भी वो लगेगा तो हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल दिखाए। उसका बेसिकली पर्पस ही यही होता है कि वो कोई भी चीज को अगर बना रहे हो कंस्ट्रक्शन को, तो 90 डिग्री का एंगल पे चेक करेगा। एक साहौल भी होती है, उसमें साहौल में होता है कि एक लट्टू सा होता है, नीचे एक लट्टू होता है, ऊपर की तरफ एक मेटल का एक टुकड़ा सा होता है, तो उसको आप दीवार पे लगाते हो, नीचे देखते हो कि लट्टू का जो शेप है, उसकी जो बाउंड्री है वो दीवार को टच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो नहीं टच हो रही हो, इसका मतलब आपकी ईंट जो है वो टेढ़ी है, ठीक है, तो उसको आप सीधा करोगे तो तब जहां जहां पे उसका सरफेस लग रहा है, तो वो सरफेस का मतलब है कि वो जो दीवार बना रहे हो या जो भी आपने ईंट रखी है वहां पे, वो 90 डिग्री का एंगल है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी राइट एंगल की बात होगी तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही होगा, और वो हमेशा 90 डिग्री एंगल कहीं भी ले लो, चाहे आप, मैंने कहा ना, बुक्स में बात कर लो, चाहे आप कोई प्लास्टिक की फिगर की बात कर लो, कहीं भी, मतलब आप जब अगर आप पर्टिकुलर दो दो के दो सरफेस को, दो प्लेन को मिला रहे हो,
ठीक है। तो जब राइट एंगल का एंगल बना रहे हो तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल होगा, और जितने भी 90 के एंगल होंगे भाई 90 तो 90 रहेगा ना, किसी भी चीज में Yes. ले लीजिए आप। ठीक है। द लास्ट वन, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग इन ऑन ए टू स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई दो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, ठीक है। जैसे मान ली मेरी दो उंगली है, इसको देखो ये दो स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम साइड। मतलब अगर मैं ऐसे एक एक लाइन क्रॉस कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये क्रॉस की, मान ली क्रॉस की, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, और सेम चीज यहाँ पे भी है, ये मतलब एक एंगल जो ये बन रहा था, ये वाला दिख रहा है ना, ठीक है, ये वाला एंगल। सेम चीज जो ये वाला एंगल यहाँ पे, तो ये इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल। और इस लाइन पे जो बन रहा है ये वाला एंगल, ये बोथ एंगल्स आर जो होंगे सेम साइड में होंगे, वो टेकन टुगेदर लेस देन द टू साइड ऑफ एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ दे प्रोसीड सॉरी प्रोड्यूस indefinitely meet on the same side which sum of the angle taken together is less than the two angles right angle। बेसिकली वही कहना चाहते हैं कि दो एंगल जो सम था, ठीक है, जो इंटीरियर इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, ठीक है, अगर वो अंदर बन रहे हैं, मान लिया ये वाला चीज है, ठीक है। अभी तो हम आउटर की बात कर रहे थे, पहले जो पहला वाला कंसेप्ट है वो समझाता हूँ। दो कंसेप्ट है इसमें। मान लिया दो लाइन है, ये दो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें मैंने लाइन ड्रॉन की, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। दूसरा जो कहना चाहता है, लास्ट वाली जो लाइन आ रही है इसमें, ये कह रहा है कि जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल मतलब यहाँ पे जो अंदर की तरफ एंगल है, ये वाला अंदर की तरफ एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला जो जो इंटरनल एंगल है, इफ द प्रोड्यूस इन्फिनिटी, मतलब अगर लाइन आगे तक जा रही है, हमें लाइन से मतलब नहीं है, ठीक है। ऑन द सेम साइड में अगर हो, सेम मतलब अंदर की तरफ जो अंदर एंगल है, उन दोनों का जो सम होगा एंगल्स का, वो लेस देन टू राइट एंगल, वो राइट मतलब 90 डिग्री के एंगल के सम के, मतलब 90 डिग्री के एंगल सम कितना हुआ, 90 90 प्लस कितना हुआ, 180। ये सर 80। ना, ठीक है। तो 180 से कम ही होगा। कहने का मतलब छोटा सा कंसेप्ट समझो, मोटी मोटी बात में, ये दो लाइन है, ये लाइन बना दी ऊपर से, ठीक है। ये वाला एंगल का सम, ये वाला मेरा जो थंब है, और ये वाला जो दो है, ठीक है, ये दोनों का जो सम होगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम जो होगा लेस देन हमेशा क्या होगा, 180 से कम होगा। ये मोटा इतना इतनी बड़ी लाइन में जो केवल लिखा हुआ है वो यही चीज है। इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो लेस देन 180, क्योंकि इन्होंने कहा ना लेस देन द टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब कितना हुआ, 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरनल एंगल कितने होंगे, हमेशा 180 से कम होंगे। और सेम एंगल पे सेम साइड के एंगल एंगल जो एंगल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट। अब देखो ये यूक्लिड की एग्जाम है, एग्जाम क्या क्या बताई थी इन्होंने, अच्छा थोड़ा सा कंसेप्ट यही वाला खत्म करते हैं चलो। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर देखो कोई भी दो चीज ठीक है, वो अगर इक्वल है, कैसे इक्वल है, उनका अगर हाइट इक्वल है, उनकी अगर विड्थ इक्वल है, ठीक है, सेम थिंग वो इक्वल है, तो वो एक दूसरे के वो क्या होंगे, इक्वल ही। ऑब्वियस सी बात है ना, कि मान लो किसी की अगर लेंथ इक्वल है दूसरे वाली चीज की, मान लिया मेरे पास एक मेरे पास एक फोन है, ठीक है, सेम फोन है। और मेरे एक इस वाले हाथ में भी एक फोन है, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ठीक है, ये फिल्टर लगा रखा है मैंने। तो ये फोन है, अगर इस फोन के साथ अगर मैं एक और फोन रख दूं सेम कंपनी का, ठीक है, कंपनी का लाइक सेम डायमेंशन का लिखता हूँ, तो क्या वो दोनों दोनों फॉर्म सेम होंगे या नहीं होंगे, यस और नो, ठीक है। Yes, sir. मतलब ये कहने का मतलब है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर वो एक चीज की बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, मान लिया जो विड्थ इसकी है, जो चौड़ाई इसकी है, जो इसकी लंबाई है, ठीक है, सेम चीज की दूसरे वाली चीज फोन की भी मैं सेम चौड़ाई और सेम लंबाई कर दूंगा, तो क्या दोनों चीज बराबर होंगी, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा एग्जाम क्या कहा था उन्होंने, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ठीक है, द होल आर इक्वल। मान लिया कि आपने लाइक ऐसा समझ लो, हाँ ये तो मोटा मोटा कंसेप्ट है, 2 + 2 करा आपने कितना आया, 4. ठीक है। अब ये कहना चाहता है इफ टू इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ठीक है, मतलब दो, मैंने कोई एक नंबर था दो, मतलब एक बॉक्स था इसका नंबर दो था, दूसरा एक बॉक्स है इसका नंबर दो है, ठीक है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4. तो क्या मैं दोनों डब्बे को मिला दूंगा तो दोनों डब्बे के मिलाने के बाद 4 आ जाएगा उसकी डायमेंशन, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। वो यही चीज कहना चाहिए, इफ टू इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ठीक है, मतलब उन दोनों को अगर जोड़ दिया तो उनका जो इक्वल होगा वो होल के इक्वल के बराबर होगा, मोटे मोटा बात ये है, ठीक है। 2 + 2 किया तो 4 के बराबर था, यस और नो। तो ये Yes, sir. यही चीज कहना चाहता है, ये 4 जो है आपके पास वो इक्वल होगा इन दोनों के सम के बराबर, यही चीज कहना चाह रहा है वो, ठीक है। थर्ड वन क्या है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ठीक है, द रिमाइंडर आर इक्वल। वही ऑब्वियस सी बात, अब इस वाले कंसेप्ट को तुम समझाओ मुझे, समझ में आ रहा है ये वाला लाइन, कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, क्या मतलब है इसका।
नहीं समझ में आया? ये समझ लीजिए कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मान लिया 2 + 2 फिर तो 4 था। अब मैंने कहा कि 2 4 में से 2 माइनस कर दो तो किसके बराबर आएगा? टू के। ऑब्वियस सी बात है ना, वो यही चीज कहना चाहता है कि इफ इक्वल, मान लिया इक्वल क्या थे हमारे पे, 2 और 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, अब इक्वल क्या आया था इनका? 4 आया था सम, इनका जो सम जो आया था इज इक्वल टू 4 था ना। 2 + 2 यस। इज इक्वल टू द 4। अब मैं कह रहा हूँ कि 4 में से मैं एक इक्वल को हटा रहा हूँ, मतलब 4 में से मैं 2 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? वो एक इक्वल वाला जो 2 है। देखो यहाँ पे 2 इक्वल्स है, ये क्या प्लूरल है, मतलब दो इक्वल है, 2 + 2 ऐसे। यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा? सिंगल 2 बचेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, कुछ नई चीज नहीं है, सब आपको पता है। बट ये है कि यूक्लिड ने पोस्टुलेट दिए थे, इसलिए हम इस कुछ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, थिंग्स विच आर कोइंसिडेंट से कंसाइड विच वन अनदर आर इक्वल इन वन अनदर, मतलब दूसरी चीज यही चीज सेम चीज। मान लिया मैंने एक हाथ एक हाथ के ऊपर रखा, ठीक है, अगर ये पूरी तरह से कवर कर रहा है, ठीक है, थिंग्स विच आर कंसिडर्ड तो एक जगह, मतलब अगर किसी को एक ऊपर के एक दूसरे के ऊपर का मैं रख देता हूँ तो पूरी तरह से अगर वो कवर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, द लास्ट सॉरी फिफ्थ वन है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इस चीज को समझो। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मान लिया 4, तो 2 जो है वो 2 जो है, मतलब 2 जो था, ठीक है, क्योंकि होल तो हमारे पास 4 है। ठीक है, 2 हमारे पास एक पार्ट है, 2 दूसरा पार्ट है, दोनों 2 जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं 4। तो ये क्या ऑब्वियस सी बात नहीं होगी कि जो छोटा जो टुकड़ा है, 2 जो पार्ट है, वो होल का एक छोटा सा पार्ट होगा और वो हमेशा बड़ा होगा? यस और नो? यस सर। नहीं समझ में आया? सर रिपीट। मैंने कहा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है, 2 एक पार्ट है, ठीक है, तो 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, पहले तो ये बताओ। और। ठीक है, तो ये लाइन यही कह रहा है कि होल होल मतलब 4, 4 एक पार्ट है हमारे पास, और 2 हमारे पास एक पार्ट है। भाई दो पार्ट थे ना, 2 + 2 किया था हमने तभी तो 4 आया था। ठीक यस है, सर। तो जो 2 है वो छोटा पार्ट होगा और 4 जो होगा हमेशा बड़ा होगा। यही चीज कह रहा है वो, ये कह रहा है कि होल होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, हमेशा बड़ा होगा, होल जो बड़ा होगा ही ना। होल ये कहने का मतलब जो पूरे जो फिगर है हमारे पास, जो दो दो मिला के हमारे पास जो 4 आया था, 4 के डायमेंशन जो फिगर आई थी, वो हमेशा क्या होगी? जो 2 वाले पार्ट से, मतलब किसी दोनों में से जो पार्ट है उन पार्ट में से हमेशा बड़ा पार्ट होगा। यस। यस नो? ठीक है, मतलब छोटा छोटा यस सीधी सर। बात है, छोटे छोटे मिलके बन के बड़ी चीज बना रही है, तो बड़ा हमेशा बड़ा ही होगा ना। छोटा तो एक हिस्सा है उसका, यस। एक हिस्से से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, द सिक्स्थ वन, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल इन वन अनदर। देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, मतलब किसी चीज की अगर डबल है, ठीक है, 2 का डबल क्या हुआ? और। 4। तो क्या मैं 4 को अगर दो हिस्से में काटूंगा तो क्या बराबर होंगे? यस सर। वो यही चीज कहना चाहते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। एक ही चीज का अगर डबल है, एक ही चीज का डबल कर लिया मैंने, मान लिया मैंने क्या किया, मैंने 4 का डबल कर लिया, ठीक है, 4 का डबल कर लिया, मान लिया 8 हो गया, ठीक है। या फिर मैं इसको दो हिस्से कर लूं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 4 4 के दो हिस्से ले लो। तो दो में दो हिस्से लूंगा 4 4 के, तो क्या वो दोनों के दोनों बराबर होंगे या नहीं? या फिर इस तरह को, नो। इसको इस तरह से समझो कि 4 था, 4 को मैंने दो अलग अलग हिस्से में काटा, दो हिस्से हो गए। यस सर। तो दो हिस्से को जब मैंने काट दिया तो क्या वो बराबर होंगे एक दूसरे के? यस सर। नींद आ रही है क्या? नो सर। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सब चीज़ तुम्हें पता है, बट अगर यूक्लिड ने दी है तो हमको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कुछ भी नया नहीं है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, अगर आप देखोगे तो एक ही चीज़ बात, हमारे में इक्वल्स की बात हो रही है, हमारे पास हर बार इक्वल्स की बात हो रही है। हमें पता है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो छोटा बचेगा। हमें ये भी पता है कि बड़ा जो बड़ा पार्ट है वो छोटे से मिलकर बना है, तो इसका मतलब छोटा जो है वो छोटा ही रहेगा, बड़ा पार्ट जो है वो छोटे को मिलाकर बनेगा बड़ा पार्ट। तो छोटा होल जो है, मतलब वो जो लास्ट वाला जो था हमारा, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। सिक्स वाला पार्ट था क्या था? दो चीजों को मैं, अगर कोई चीज डबल है, कोई दो चीज अगर मिलके बनी है, ठीक है, तो वो हमेशा इक्वल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, लास्ट क्या कहलाता है? थिंग्स विच आर हाफ। देखो अब ये हाफ वाला सेम हो गया, ठीक है। अभी जो हम जो बोल रहे थे ना, मैंने तभी कहा था कि इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, या तो 4 4 के दोनों हिस्से ले लूंगा तो वो 8 जो हो जाएगा, 8 का मतलब इसका मतलब है कि वो दोनों हिस्से डबल डबल जो है बराबर होंगे। अब सेम चीज 4 के जब मैंने दो हिस्से करिए, देखो थिंग्स विच आर हाफ टू सेम थिंग, एक थिंग के, कोई भी एक चीज के जब मैंने दो अलग अलग दो बराबर हिस्से कर दिए, तो वो दोनों हिस्से भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये सेम चीज है, बेसिकली क्या है, चीजें सब सेम सेम है, बस उनके कहने के तरीके अलग अलग है, इसलिए इसको बोला गया
एग्जाम क्यों बोला मैंने? अभी बोला था ना, जो चीजें हम लाइक जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बातें बना रहे हैं, तो वो सब के सब एग्जाम थे। उन्होंने वो बातें बताई, उन्होंने सब चीजें बताई कि अगर हम इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें, तोड़ लें या दौड़ लें, ठीक है। तो सब सब एग्जाम थे, यूक्लिड ने ये सब चीजें कहा। अब देखो, एक ही चीज को कहने के कितने सारे तरीके से, तुम ये देख पा रहे हो, सब में एक ही चीज बताई गई है कि दो इक्वल चीजें थी, ठीक है। दो अलग अलग चीजों को जोड़ोगे तो एक बनेगा। दो एक बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो एक बचेगा जो इक्वल है हमारा, ठीक है। वो एक दूसरे कंसिडर क्या होती है, वो बराबर होंगे। दो एक दूसरे को कवर कर रही हैं, वो चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो मुझे लगता है इनमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो आपको पता नहीं हो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड ने फिफ्थ जो पोस्टुलेट दिया था वो क्या दिया था? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। जब कोई पूरा नंबर है वो एक क्या है, पार्ट का क्या है, बड़ा होगा हमेशा। ए सर्किल में बी डिस्क्राइब विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ये फिफ्थ वाला था कि एक सर्किल के अंदर हम सर्किल को कब बता सकते हैं कि कोई सर्किल है, जब उसके पास एक सेंटर होगा या उसके पास एक रेडियस होगा, ठीक है। थर्ड है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, ये वाला था। या फिर ये है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक ए इंटीरियर एंगल, जब वो अंदर इंटरनल एंगल बनाती हैं सेम साइड पर, तो इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल, वो राइट एंगल से कम होंगी, उनका जो सम होगा वो राइट एंगल से कम होगा, राइट एंगल के सम से, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन द सेम साइड, है वो सेम साइड में मिल रही है तो सेम एंगल बना रही है, तो क्या वो एंगल दो राइट एंगल से कम होंगे, यस और नो? बताओ कौन सा वाला पॉसिबल दिया था फिफ्थ? आपके पास ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ। अब ये भी पढ़ा है आपने, आदर्श बताओ आप। यूक्लिड ने फिफ्थ पॉसिलेट क्या था उसका, पांच जो होते हैं उन्होंने फिफ्थ पॉसिलेट जो दिए थे उसमें से कौन सा है, बताओ बताओ। फर्स्ट वाला, द वॉल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। देखो, अब बाकी ये वाला सर्किल में भी डिस्क्राइब विद एनी सेंटर, देखो जल्दी देख ले। व्हाट इज विच वन द फिफ्थ, बताओ। If a straight line falling on the two sides of straight line makes an interior angle on the same side, it taken on the less than together to make two right angles, ठीक है। तो फिफ्थ वन क्या है आपका? फिफ्थ वन यही है आपका। If a straight line falling on the two straight line makes the interior angle on the same side, it taken to, ठीक है। तो ये सब पॉसिलेट है, लेकिन फिफ्थ उसने पूछा था कि यूक्लिड फिफ्थ पॉसिलेट कौन सा है, तो फिफ्थ वन कौन सा है? ऑप्शन डी, यस और नो? यस। यस और नो? यस सर। ठीक है। अच्छा, लाइक ये वाला बताओ मुझे आप। जॉन इज ऑफ द सेम एज एज मोहन, मोहन की एज का है सेम जॉन, ठीक है। राम इज ऑल्सो द सेम एज, क्या सही है या नहीं? आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। बताओ। जॉन इज दिस सेम ऑफ द एज ऑफ मोहन एंड राम इज ऑल्सो सेम एज, ठीक है, एज मोहन। मोहन की एज क्या है, ठीक है। स्टेट द यूक्लिड एग्जाम एंड दैट इलस्ट्रेट द रिलेटिव एज ऑफ द जॉन एंड राम। अब ये बताओ, जॉन जो है सेम एज का था मोहन की, अब राम जो है सेम एज है मोहन की, तो क्या जॉन की और राम की सेम होगी या यस और नो, पहले तो ये बताओ। बताओ इनमें से क्या जॉन की और राम की सेम होगी, यस और नो? बताओ बताओ नो। बच्चे। नो सर। नहीं, वैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा भी पहले। जॉन इज ऑफ द सेम एज ऑफ मोहन, मोहन और जॉन की एज सेम है, ठीक है। राम इज ऑल्सो द सेम एज ऑफ मोहन, राम की एज जो है बिल्कुल सेम है किसकी, मोहन की एज के बराबर। तो क्या जॉन की और मोहन की एज सेम होगी या नहीं? यस सर। नो क्यों बोला फिर आपने? सॉरी सर। ध्यान ही नहीं है। अच्छा, इनमें से बताओ कि फर्स्ट एग्जाम एंड सेकंड एग्जाम क्या ये स्टेट करता है, या फिर थर्ड एग्जाम और द, सॉरी, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम और फोर्थ एग्जाम कौन सा जो है ये बताता है कि ए जो है बी के बराबर है, बी जो है सी के, मतलब ए अगर बी के बराबर है, दूसरा भी उसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये एग्जाम है। देखो इसमें अगर तुम देखोगे थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स,
कोई चीज अगर दूसरी चीज के बराबर है तो आर इक्वल टू वन होना था, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, देखो जॉन जो है वो किसके बराबर था, मोहन। तो इसके लिए वो मोहन जो है वो जॉन के बराबर, मोहन जो है वो राम के बराबर है। तो वो क्या, थिंग्स सब बराबर थी ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, किसी एक चीज के बराबर है तो वो क्या होंगे, सबके सब इक्वल टू वन अनदर। ठीक है। तो यस आपका जो सर। सेकंड वाला है उसका उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम यही कहता है कि ए अगर बी के बराबर है तो, अगर सी जो है वो बी के बराबर है तो ए बी और सी तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। फिलहाल यही करते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया आपका, फिर नेक्स्ट क्लास हम जब परसों करेंगे तब करते हैं। ठीक है, क्लोज कर दें क्लास को।